कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। घूंघट वाली मोहब्बत पार्ट 1। एक बड़ा सा आलीशान महल का एक कमरा ऐसा था जैसे किसी परीलोक की झलक हो। दीवारों पर हल्के गुलाबी रंग का खूबसूरत शेड था जो पूरे माहौल को एक नर्म और कोमल एहसास देता था। कमरे के चारों तरफ बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी थी जिनमें एक मासूम सी लड़की की मुस्कुराहट हर किसी को खींच लेती। वो मुस्कान ऐसी थी जैसे किसी ने बेफिक्री और खुशियों को कैनवास पर उतार दिया हो। कमरे के बीचों बीच एक आलीशान बिस्तर था जिस पर हल्की गुलाबी और सफ़ेद रंग की रेशमी चादरें बिछी थी। बिस्तर के चारों ओर पतले पर्दे झूल रहे थे जो हल्की हवा के झोंकों के साथ नाच रहे थे। दीवारों के कोनों में खूबसूरत गुड़ियों की एक अलमारी थी जिसमें हर आकार और रंग की गुड़ियाँ किनारे से सजी हुई थी। कुछ गुड़ियाँ प्राचीन राजकुमारी की तरह थी तो कुछ आधुनिक फैशन में सजाई गई थी। एक कोने में एक लकड़ी की नक्काशीदार कुर्सी और उसके सामने एक छोटा सा मेज रखा था जिस पर गुलाबी कांच का छोटा सा लैंप और एक डायरी रखी थी। ऐसा लगता था कि यहाँ बैठकर लड़की अपने सपनों और ख्यालों को शब्दों में पिरोती होगी। कमरे में लगे झूमर से हल्की पीली रोशनी गिर रही थी जो माहौल को और भी जादुई बना रही थी। खिड़कियों पर लगे हल्के रेशमी पर्दे गुलाबी और सफ़ेद रंग के थे जो हर बार खिड़की खोलने पर बाहर के सूरज की किरणों को कमरों में आमंत्रित करते थे। बिस्तर के पास रखी एक छोटी सी टेबल पर फ्रेम में कुछ और तस्वीरें रखी थी, कुछ गुड़ियों की और कुछ उस लड़की की जिसमें वह अपनी मासूमियत और खुश मिजाज स्वभाव के साथ कैमरे को देख रही थी। वो कमरा पहले से ही किसी परियों की कहानी जैसा लग रहा था और उसमें खड़ी वो लड़की मानो उस कहानी की राजकुमारी हो। गुलाबी दीवारों और गुड़ियों के बीच वह 18 साल की मासूम सी लड़की गुलाबी रंग का खूबसूरत लहंगा पहने किसी सपने की तरह लग रही थी। उसका लहंगा महीन कढ़ाई और सुनहरे धागों से सजा हुआ था जो हर बार हल्की रोशनी में चमक उठता। उसके गोरे और नर्म जिस्म पर वो गुलाबी रंग ऐसा खिल रहा था जैसे सुबह की पहली किरण बर्फ की चोटी पर चमक रही हो। उसने लहंगे का दुपट्टा बेहद नज़ाकत से अपने कंधे पर डाल रखा था और उसकी हर हरकत में एक मासूमियत भरी शालीनता झलक रही थी। वो शीशे के सामने खड़ी थी, अपने चेहरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी बड़ी बड़ी गहरी काली आँखों में बेपरवाह खुशी का एक झरना बह रहा था। वह जैसे खुद में ही अपनी ही मुस्कान का आनंद ले रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने गुलाब की पंखुड़ी पर ओस की बूंद रख दी हो। उसके लहराते हुए लंबे काले बाल उसकी पीठ पर खुलकर बिखरे हुए थे। जब वह थोड़ी सी करवट लेती तो वो बाल जैसे उसकी पीठ पर किसी रेशमी चादर की तरह गिरते। उसकी हर हलचल में एक अजीब सी नज़ाकत थी जैसे हवा भी उसे छूने से पहले खुद को संभाल ले। कमरे की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है उसकी मासूमियत को और उजागर कर रही थी। उसकी नाक की छोटी सी लौंग और कानों में झुमके उसकी सादगी में चार चांद लगा रहे थे। वह खुद को यूं देख रही थी जैसे किसी सपने में खोई हो, अपने ख्यालों की दुनिया में। यह नज़ारा ऐसा था जिसे देखकर कोई भी ठहर जाए। वह लड़की उस कमरे की सबसे खूबसूरत चीज़ थी और उसकी मुस्कान ने जैसे वहाँ की हर चीज़ को और जीवित बना दिया था। कमरे में हलचल बढ़ गई थी। वो मासूम सी लड़की जैसे किसी जल्दी में थी। उसकी नज़ाकत भरी हरकतें कमरे को और भी जादुई बना रही थी। अपने लहंगे की झलरियों को संभालती हुई वो दौड़कर अपने बिस्तर के पास पहुँचती। उसके कदमों की तेज़ी ने उसकी घुंघरू
वाले पायलों को चहकने पर मजबूर कर दिया। पायल की मीठी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी, जैसे किसी खामोश सुबह में पंछियों का गीत। बिस्तर पर रखा हुआ लाल कढ़ाईदार दुपट्टा उस जल्दी से उठा लिया। उसकी हलचल में भी एक अजीब सी मासूमियत झलक रही थी। वह वापस शीशे के पास आई और दुपट्टे को अपने सर पर बेहद नजाकत से डाल लिया। उसके गोरे माथे पर दुपट्टे की लाल किनारी जैसे किसी सूरज की पहली किरण उसके चेहरे को छू रही हो। वह अब एक पल के लिए ठहर गई थी। दुपट्टे के हल्के कोने के नीचे उसके बड़ी बड़ी आँखों में एक अजीब सी चमक थी। वह खुद को बड़े प्यार से देख रही थी, जैसे पहली बार अपनी मासूमियत को पहचान रही हो। उसकी मुस्कान जो पहले से ही किसी फूल की तरह थी, अब और खिल उठी थी। उसके लंबे काले जुल्फे दुपट्टे के नीचे से झांक रही थी। जैसे ही वह अपने लहंगे की सिलवटें ठीक करने के लिए नीचे झुकी, उसके घुंघरू ने फिर से मीठा संगीत छेड़ दिया। हर आवाज़ जैसे उसकी खुशी का ऐलान कर रही थी। वह गुड़िया जैसी लड़की अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। दुपट्टे के साथ उसकी अदाओं में एक अनजाना सा शरारती जादू था। उसने धीरे से सिर झुकाया, अपनी मुस्कान को और गहरा किया और अपनी छवि को देखकर खुद से ही प्यार करने लगी। कमरे में सजी हर गुड़िया, हर तस्वीर और हर कोना जैसे उसकी इस अलौकिक सुंदरता के आगे फीका पड़ रहा था। उस गुड़िया जैसी लड़की की हरकत देखकर उसके बिस्तर पर बैठी उसकी सहेली उससे कहती है, ये क्या कर रही है तू? भूल गई कि शादी तेरी नहीं तेरी जीजी की है। कहीं खुद ब्याह करने का इरादा तो नहीं है ना? इतना कहते हुए वो हंसने लगती है। तभी वो लड़की खुद का अक्स शीशे में देखते हुए बेहद मासूमियत से कहती है, हाँ तो क्या हुआ? मेरी जीजी की शादी के बाद मेरी शादी भी तो होगी। हमने सोच रखा है कि हम दादा साहब को उनके बारे में बता देंगे। इतना कहते हुए उसके चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान फैल गई, जैसे किसी नई उम्मीद का जन्म हो रहा हो। उसकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी, जो सिर्फ एक लड़की की मासूमियत और सपने को ही समेट सकती है। उसकी मासूमियत और ठिठोली में एक अजीब सी ताजगी थी, जैसे दुनिया को सरे अपनी नन्ही सी दुनिया से जोड़े रखने का ख्वाब हो। उसके चेहरे पर वह शर्मीली मुस्कान मानो उसके दिल में उठते ख्यालों और उजागर कर रही थी। वह न केवल अपनी जीजी की शादी के बारे में सोच रही थी, बल्कि वह खुद अपने सपनों को हकीकत में बदलने का इरादा बना चुकी थी। उसकी मासूमियत में एक बगावत छिपी थी, एक सपना जो शाही रिश्ते और प्यार के बीच साकार हो सकता था। सहेली ने उसे एक बार फिर चिढ़ते हुए पूछा, वैसे जूते चुराई में अपने जीजा सास से कितना शगुन मांगने का इरादा है? जीजा सा का नाम सुनते ही उस गुड़िया जैसी लड़की के चेहरे पर एक घबराहट सी छा गई। उसकी मासूमियत में अचानक एक डर झलकने लगा, जैसे वह किसी अजनबी डर से घिरी गई हो। लेकिन उसने उस डर को जल्दी ही छुपाते हुए बेहद नजाकत से कहा, ना बाबा ना, हमें कोई शगुन नहीं मांगना उनसे। वैसे भी वो कितना अधिक गुस्सा करते हैं, हमें तो उनके गुस्से से बेहद डर लगता है। उसकी बातें सुनकर उसकी सहेली हंसी को रोक नहीं पाई। वह न सिर्फ उसकी मासूमियत पर बल्कि उसकी सच्चाई और दिल से कही गई बातों पर भी मुस्कुरा रही थी। फिर उसने चिढ़ाते हुए कहा, तुझ पर कोई कैसे गुस्सा कर सकता है? तू इतनी प्यारी जो है। इस बार उस लड़की का चेहरा खिल उठा। उसकी आंखों में एक अद्भुत सी चमक थी, जैसे किसी से बड़ी तारीफ की हो। उसने चहकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, प्यारी क्यों नहीं होंगे हम? आखिर हम आमेर की राजकुमारी जो हैं। इतना कहते हुए वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी दिलकश और प्यारी थी, जैसे एक हल्की सी बर्फीली हवा में फूलों की खुशबू आ रही हो। उसकी सहेली भी उसकी मुस्कान में शामिल हो गई और दोनों जोर से हंसी। उस छोटे से कमरे में उन दोनों की हंसी के गूंजते हुए हल्के पल जैसे पूरे माहौल को भर दे रहे थे। उनकी हंसी में मासूमियत, दोस्ती और एक नई उम्मीद छिपी थी, और उस पल में उन्होंने अपने ख्वाबों की उड़ान को महसूस किया। हवेली का भव्य हॉल पूरी तरह सजा हुआ था, लेकिन माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। हॉल के बीचों बीच एक शानदार और बारीकी से सजा हुआ मंडप था।
आयोजन का आभास करा रही। अग्निकुंड में जलती हुई अग्नि की लपटें मंडप के चारों ओर प्रकाश फैला रही थी, लेकिन उसके ताप से कहीं अधिक उस पल की गंभीरता का एहसास हो रहा था। मंडप में एक दूल्हा शाही पोशाक पहने हुआ बैठा था। उसका व्यक्तित्व किसी शेर जैसा दमदार था और उसकी कठोर भाव भंगिमा उसे और भी प्रभावशाली बना रही थी। उसकी भौहें हल्की सी तनी हुई थी और उसकी आंखों में एक गहरी गंभीरता थी, मानो उसके भीतर एक तूफान छिपा हुआ हो जिसे वह सबके सामने आने से रोक रहा हो। उसके पास दुल्हन के जोड़े में एक मासूम सी लड़की बैठी थी। उसके सिर पर लाल घूंघट था जो उसके चेहरे को पूरी तरह से ढके हुए था, लेकिन घूंघट के नीचे उसकी नज़रें और चेहरे का कंपन उसकी मनोदशा को बयां कर रहे थे। जैसे जैसे विवाह की रस्में आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसके गालों पर आंसुओं की लकीरें साफ नजर आने लगी। उसके कांपते हुए हाथ और धीमे धीमे झुकती नजरें उसके दिल की मजबूरी को जाहिर कर रही थी। हवेली में खड़े परिवार के सदस्य भी इस अनमोल पल के किसी प्रकाश का उल्लास नहीं दिखा रहे थे। उनके चेहरों पर अजीब सी उदासी और असहमति की छाया थी। उसके सजे धजे कपड़े और खामोश चेहरे एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस शादी में खुशी की जगह कोई गहरी पीड़ा और दबाव ने घर कर लिया है। अग्नि की लपटें जैसे जैसे और तेज हो रही थी, वैसे वैसे माहौल में मौजूद हर शख्स की खामोशी और गहराती जा रही थी। यह विवाह कोई उत्सव नहीं बल्कि दो जिद और मजबूरी का टकराव लग रहा था, जहां हर व्यक्ति अपनी आवाज़ और इच्छा को दबाए हुए था। यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि जुनून, अहंकार, मासूमियत और बदलते रिश्तों का गहरा तना बना है। एक ऐसा पत्थर दिल इंसान जिससे अपने शर्तों पर जीना पसंद है, और एक मासूम सी लड़की जिसकी हर मुस्कान में सादगी और ज़िंदगी छिपी है। दोनों की दुनिया अलग है, सोच अलग है, लेकिन एक मजबूरी में बंधी शादी उन दोनों की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। यह कहानी तब और भी खास हो जाती है जब वह सनकी हीरो, जो किसी के सामने कभी नहीं झुका, उस मासूम लड़की के प्यार में अपने सारे अहंकार को भूलकर एक नए जुनून की राह पर निकल पड़ता है। उसकी ज़िंदगी में प्यार का यह नया अनुभव उसे अपने भीतर की सच्चाई से रूबरू कराता है। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि दो दिलों के टकराव और जुड़ाव की दास्तान है। यह कहानी है प्यार किसके उस रंग की जो कभी गुस्से की आग में तपता है तो कभी मासूमियत की बर्फ़ में पिघलता है। यह ऐसा सफ़र जो रिश्तों को, भावनाओं को और खुद को जानने की कोशिश है। अभी तो कहानी का ट्रेलर था। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए कहानी की ओर। उदयपुर, राजस्थान। सूरज की पहली किरण जैसे ही अरावली की पहाड़ियों की छूती, पूरा उदयपुर एक स्वर्णिमय चमक में नहाने लगता। झीलों का शहर, जिसे लोग प्यार से पूर्व का वेनिस भी कहते हैं, अपनी नैसर्गिक सुंदरता और शाही विरासत के लिए पूरे देश में मशहूर था। झील पिछोला के शांत पानी में हवा के साथ लहरों की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। दूर दूर तक फैली अरावली की पहाड़ियों के बीच यह शहर अपनी खास जगह बनाए हुए था। पिछोला झील के बीच में बना सफ़ेद लेक पैलेस मानो पानी पर तैरता हुआ कोई शाही सपना हो। वहीं झील के किनारों पर स्थित सिटी पैलेस का भव्य स्थापत्य उस दौर की राजसी भव्यता और गौरव की कहानी सुनाता था। यहाँ की गलियाँ, जो पत्थरों से बनी और पुरानी हवाओं की कहानियाँ कहती थी, किसी को भी इतिहास के जादू में खींच लेती। बाज़ारों में बंधेज रंग बिरंगी साड़ियाँ, हाथ से बनी जूतियाँ और राजस्थानी गहनों की चमक किसी भी सैलानी की आंखों को ठहरने पर मजबूर कर देती थी। परंतु उदयपुर की असली आत्मा उसकी झीलों और उसके लोगों के दिलों में बसती थी, जहाँ के शाही परिवारों की कहानी हर दीवार और हर दरवाजे पर लिखी हुई सी लगती थी। और इस शहर के किले, जैसे कि सज्जनगढ़, अपनी ऊंचाई से न सिर्फ शहर को बल्कि इसके अतीत को भी गहराई से निहारते थे। यहीं पर स्थित
था रनावत हवेली, जहां निर्णय रनावत का जन्म हुआ था। यह हवेली अपने विशालता और सौंदर्य में किसी किले से कम नहीं था। लंबे गिलारियां, ऊंचे धाजे और बड़े बड़े झरनों से निकलते सूरज की किरणें इस हवेली को हर सुबह चमकदार बना देती थी। लेकिन इस शांत और खूबसूरत शहर के पीछे एक गंभीरता और परिपक्वता भी था, जो निर्णय के व्यक्तित्व में भी झलकती थी। उदयपुर की झीलों की ठहराव भरी गहराई जैसे निर्णय की भावनाओं में भी थी, और अरावली की ऊंचाई और कठोरता उसके स्वभाव में। उदयपुर की रनावत हवेली का वारिस निर्णय सिंह रनावत एक ऐसा नाम था जिसे सुनते ही लोग या तो सामान्य से सिर झुका लेते या खौफ से कांप जाते। 28 वर्षीय निर्णय रनावत न केवल अपने व्यक्तित्व से बल्कि अपनी हर आदत और हर फैसले से के कारण भीड़ से अलग दिखते थे। लंबे कद, सख्त चेहरा और तीखी आंखों वाले निर्णय हर जगह अपनी मौजूदगी का एहसास कराते थे। निर्णय की प्रसिद्धि केवल उसके रौबदार व्यक्तित्व तक सीमित नहीं थी। शहर की तमाम लड़कियां उनकी एक झलक पाने को बेताब रहती थी। बाजार से लेकर महफिलों तक उनकी चर्चे हर जगह थी। लेकिन निर्णय का दिल जैसे पत्थर का बना था। उन्होंने कभी किसी लड़की को पलटकर नहीं देखा। प्यार, इश्क या रिश्तों का खेल उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। उनकी दुनिया अलग थी। उन्हें शौक था तो घोड़े की रेस में पैसा लगाने का। रेस कोर्स में उनके घोड़े की जीत जैसे तय होती थी। उनका मानना था कि जीत सिर्फ मजबूत इरादों और बेहतरीन तैयारियों से मिलती है, और यही बात उनके घोड़ों से लेकर उनकी ज़िंदगी तक पर लागू होती थी। निर्णय के पिता मान सिंह रनावत अपने बेटे पर गर्व करते थे। उन्होंने अक्सर कहा था, निर्णय मेरी सबसे बड़ी जीत है। बचपन से ही निर्णय ने हर क्षेत्र में खुद को साबित किया था, चाहे वह पढ़ाई हो, खेलकूद या राजघरानों की जिम्मेदारी। निर्णय जितने सख्त थे उतने ही जिद्दी भी। एक बार जो सोच लिया उसे पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते थे। उनकी जीत को लेकर एक कहावत प्रसिद्ध, निर्णय रनावत हार मानना जानते ही नहीं। लेकिन उनके इस सख्त और परिपूर्ण व्यक्तित्व के पीछे एक रहस्य भी छिपा था, एक गहरी खामोशी जिसे उन्होंने दुनिया से छुपा रखा था। उनकी ज़िंदगी में किसी को भी उनके करीब आने का मौका नहीं मिला था। उनकी दुनिया में बस उनके घोड़े, उनका रेस कोर्स और उनकी जीत थी। निर्णय रनावत जो हर चीज़ में परफेक्ट दिखते थे, असल में एक अधूरी दास्तान थे। उनकी ज़िंदगी की कहानी को पूरा करने वाला कौन होगा, ये सवाल हर किसी के दिल में था। तरुणी रनावत एक 18 साल की नाजुक, प्यारी और मासूम लड़की है जो आमेर की राजकुमारी है। उसकी मुस्कान जैसे सुबह की पहली किरण हो जो हर दिल को छू जाती है। उसकी आंखों में एक ऐसी मासूमियत है जो बिना कहे दिलों की गहराइयों को समझ लेती है। वह एक फूल सी नाजुक और हवा जैसी कोमल है जिसके बिना किसी को भी शांति की अनुभूति नहीं होती। तरुणी अपने दादा साहब की जान है और उनके प्रति उसका प्यार और श्रद्धा अतुलनीय है। वह एक ऐसी लड़की है जिसकी हर छोटी सी छोटी बात भी राजकुमारी जैसी गरिमा और शाही ठाठ में घिरी होती है। उसकी दुनिया अपनी मासूमियत और स्वाभाविक आकर्षण से सजी हुई है। उसकी आवाज़ में एक कशिश है जो सीधे दिलों में उतर जाती है। तरुणी की हर बात, उसकी मासूम मुस्कान और उसकी खामोशी में भी एक गहरी ताकत छिपी है जो उसके पूरे व्यक्तित्व को खूबसूरत बनाती है। वह न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि अपने राज्य के लिए भी एक प्यारी राजकुमारी है जो हर दिल में अपनी जगह बना लेती है। रनावत परिवार। दिग्विजय सिंह रनावत परिवार के मुखिया है जिनका सिक्का उदयपुर में चलता है। एक सख्त और प्रवीण शख्स, न्यायपूर्ण और कठोर होते हैं और जिनकी उपस्थिति ही हर किसी को उनकी
ताकत और प्रभाव का एहसास दिलाती है। दिग्विजय सिंह रनावत और देविका सिंह रनावत के 2 बेटे हैं। उनका बड़ा बेटा मान सिंह रनावत परिवार के धरोहर और पारंपरिक मूल्यों का प्रतीक है, जो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है। वहीं उनका छोटा बेटा रंजीत सिंह रनावत एक जुनूनी और साहसी युवक है, जो अपने पिता और परिवार की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। दोनों भाई अपने अलग अलग विशेषताओं के और व्यक्तित्व से रनावत परिवार की शाही छवि को और भी मजबूत बनाते हैं। मान सिंह रनावत ने कौशल्या सिंह रनावत से शादी की और इस जोड़ी ने उनके 2 बेटे हुए। उनका बड़ा बेटा दिग्विजय सिंह रनावत अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए परिवार की प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है। वहीं उनका छोटा बेटा निर्णय सिंह रनावत एक सख्त और दृढ़ नायक है, जो अपने अनोखे व्यक्तित्व और शक्तिशाली निर्णयों के लिए जाना जाता है। दोनों बेटे अपने अपने तरीकों से रनावत परिवार की शाही और सम्मानित विरासत को आगे बढ़ाते हैं। दिव्यांश सिंह रनावत 30 साल ने अपने बचपन के दोस्त और प्यार दिव्यांका 26 साल से शादी की। दिव्यांका एक बेहद प्यारी और नेक दिल लड़की है, जो अपनी मासूमियत और सादगी से सबका दिल जीत लेती है। उसकी सरलता और दयालुता दिव्यांश के जीवन में खुशियों की तरह बसी हुई है। दोनों का रिश्ता बचपन से ही एक मजबूत बंधन रहा है, जो समय के साथ और भी गहरा हो गया। दिव्यांका की मुस्कान और उसकी अच्छाई दिव्यांश की दुनिया को रोशन करती है और उनका प्यार सच्चे रिश्ते की मिसाल बन चुका है। चाचा चाची रंजीत सिंह रनावत ने मृदुला से शादी की और इस जोड़ी से उनके 2 बेटे हुए। उनका बड़ा बेटा समय सिंह रनावत 27 साल, जो बिल्कुल निर्णय सिंह रनावत की तरह है, सख्त, दृढ़ और अपने फैसलों में पूरी तरह से स्पष्ट। वहीं उनका छोटा बेटा रणवीर सिंह रनावत 24 साल, एक मस्तीखोर और हल्के फुल्के स्वभाव का है, जो अपने मज़ेदार अंदाज से सभी का दिल जीत लेता है। चारों भाई दिव्यांश, निर्णय, समय और रणवीर के बीच एक अनोखा और गहरा रिश्ता है, जैसे एक दूसरे में जान बसती है। उनका भाईचारा मजबूती और प्यार से भरा हुआ है, जो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ा रहता है, चाहे कोई भी मुश्किल हो। रनावत परिवार उदय रावत परिवार के मुखिया हैं और तरुणी के दादाजी भी। उनका व्यक्तित्व एक शाही ठाठ से भरा हुआ है और उनका रौब भी उसी हिसाब से प्रभावशाली है। हालांकि उनके दिल में एक कोमलता है, खासकर अपनी लाडली पोती तरुणी के प्रति। तरुणी के लिए उनका प्यार अनमोल है और वह हमेशा अपनी पोती की रक्षा करते हुए उसे ढेर सारी खुशियां देने की कोशिश करते हैं। उदय रावत के लिए तरुणी सिर्फ एक पोती नहीं, बल्कि उनका गर्व और परिवार की धरोहर है। उनका प्यार और देखभाल तरुणी के लिए पूरी दुनिया से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जयंत रावत तरुणी की चाची जी हैं और एक बेहद सुलझी हुई व्यक्ति हैं। उनकी सोच और समझ हमेशा शांत और प्रौढ़ होती है, जो उन्हें परिवार के लिए एक मजबूत सहारा बनाती है। तरुणी के प्रति उनका प्यार बहुत गहरा है और वह अपने पोती के लिए हमेशा एक अच्छे मार्गदर्शक और दोस्त की तरह रहते हैं। जयंत रावत का व्यक्तित्व न केवल आदर्शवादी है, बल्कि उनका दयालु और समझदार रवैया परिवार के सभी सदस्यों को जोड़ता है। उनका प्यार और स्नेह तरुणी के लिए हमेशा एक स्थिर और सुरक्षित सहारा रहा है। रुक्मणी रावत जयंत रावत की धर्मपत्नी, जो एक सुलझी हुई और समझदार महिला है। उनकी शांति और सौम्यता परिवार में हर किसी के लिए एक आदर्श है। वह तरुणी को अपनी खुद की बेटी और उसकी हर खुशी और तकलीफ में उसके साथ खड़ी रहती है। रुक्मणी जी का दिल इतना बड़ा और प्यार से भरा हुआ है कि वह तरुणी के लिए एक सशक्त और स्नेहिल माँ की भूमिका निभाती है। उनका प्यार और देखभाल तरुणी के जीवन में एक स्थिरता और सुरक्षा का एहसास कराता है, जो उसे हर कदम पर मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करता है। मानुषी रावत 24 साल की एक स्मार्ट और आत्मविश्वासी लड़की है, जो पेशे से एक लॉ की स्टूडेंट है। वह तरुणी की चचेरी बहन
चचेरी बड़ी बहन है और दोनों के बीच गहरा प्यार और विश्वास है। मानुषी अपने बहन तरुणी पर जान छिड़कती है और हमेशा उसकी खुशियों और समस्याओं में उसके साथ खड़ी रहती है। गोरे रंग और बड़ी बड़ी आँखों वाली मानुषी देखने में भी उतनी ही सुंदर है जितनी तरुणी, और दोनों में एक जैसे आकर्षण का एहसास होता है। उनकी सुंदरता और व्यक्तित्व में एक अलौकिक आकर्षण है जो उन्हें हर किसी के बीच खास बना देता है। मानुषी का साथ तरुणी के लिए हमेशा एक आरामदायक और सशक्त सहारा होता है। तरुणी के माता पिता की मौत एक सड़क दुर्घटना में उसके पैदा होने के कुछ वक्त बाद ही हो गई थी, जिसके बाद उसके चाचा चाची ने उसे दिल खोलकर अपनाया था और उसे एक बेटी की तरह प्यार करते हुए, या यूँ कहूँ अपनी बेटी से अधिक प्रेम उसी से करते थे। उम्मीद है आप लोगों को यह इंट्रो पसंद आया होगा। अब आपको आगे चलकर किसी भी किरदार को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। उदयपुर राजस्थान। संगमरमर के पत्थरों से बनी भव्य रानावत हवेली अपनी शान और ऐतिहासिक गरिमा के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। सफ़ेद रंग की यह आलीशान हवेली 100 एकड़ जमीन पर फैली हुई थी और इसके चारों ओर घने पेड़ पौधे का सजीव घेरा इसे मानो प्रकृति की गोद में बसा हुआ प्रतीत कराता था। हवेली का मुख्य द्वार काले रंग का विशाल गेट अपने अनोखी भव्यता के साथ आकर्षण का केंद्र था। गेट पर सुनहरे अक्षरों में सजे रानावत हवेली के शब्दों इसकी शाही विरासत की कहानियां बयां करते थे। गेट के भीतर प्रवेश करते ही एक विशाल बगीचा नजर आता था जिसके मनमोहक फूलों की महक हर तरफ फैली रहती थी। उस बगीचे के बीचों बीच एक पतली सड़क गुजरती थी जो हवेली तक पहुंचने का रास्ता थी। हवेली के आंगन में कदम रखते ही इसका सौंदर्य और भव्यता किसी को भी चकित कर देता। संगमरमर से तरा गई दीवारें, ऊंचे मेहराब और नक्काशीदार खंभे इसे एक कलात्मक कृति बनाते थे। परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम इस हवेली की सबसे बड़ी विशेषता थी। हर कोना तकनीकी सुविधाओं से सुसज्जित था जो इसकी सुरक्षा और आरामदायक जीवन शैली को सुनिश्चित करता था। यह हवेली न केवल रनावत परिवार का निवास स्थान थी बल्कि उसकी शान, परंपरा और ऐतिहासिक गौरव का प्रतीक भी था। और आज इस हवेली के शांत आंगन में एक कहानी का नया अध्याय लिखा जाने वाला था। दिसंबर का महीना अपनी ठंडी सुबह के साथ दस्तक दे चुका था। सूरज की पहली किरणों रनावत हवेली के संगमरमर की दीवारें पर पड़ रही थी और सुबह के 7 बज चुके थे। हवेली के आंगन के बने भव्य एकलिंग जी के मंदिर से गुजरती आरती की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण को भक्तिमय बना रही थी। मंदिर के अंदर देविका जी हवेली की सबसे बुजुर्ग और सम्मानित महिला मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। उनके आंखों बंद थी और चेहरे पर असीम तेज और गरिमा स्पष्ट झलक रही थी। उनकी उपस्थिति ही उनका अनुशासन, प्रियता और सख्त व्यक्तित्व का परिचय देती थी। उनके पीछे उनके दोनों बहुएं कौशल्या जी और मृदुला जी सर झुकाए खड़ी। उनकी मुद्रा और मौन यह स्पष्ट कर रहे थे कि वो अपनी सास के प्रति गहरी श्रद्धा और आदर रखती थी। तीनों ने पारंपरिक राजस्थानी पोशाक पहनी थी जो शाही परिवार की गरिमा और परंपराओं को दर्शा रही थी। उनके गहने, बारीक बंधेज का लहंगा, ओढ़नी और माथे पर टिके हुए मांग टीके से उनके शाही स्वरूप की छवि पूरी हो रही थी। सुबह की ठंडी हवा में गुजरती आरती की ध्वनि और दीपों की धीमी लौ से हवेली के इस हिस्से का हर कोना रोशन हो रहा था, मानो यह देवयंत और परंपरा जीवित प्रतिबिंब हो। आरती समाप्त होते ही देविका जी धीरे धीरे पलटी। उनके हाथ में आरती की थाली थी जिसमें धूप, कपूर और दिए की लौ अभी भी सजीव थी। उनकी गहरी शांत निगाहें अपनी बहुओं पर पड़ी। कौशल्या जी और मृदुला जी ने आदरपूर्वक अपने सिर झुका लिए
लिए और देविका जी ने थाली आगे बढ़ाते हुए उन्हें आरती दी। आरती लेकर दोनों बहुओं ने एक एक करके उनके पैर छुए। देविका जी की भारी सशक्त आवाज़ पूरे मंदिर में गूंजी जब उन्होंने अपने हाथ उनके सिर पर रखकर आशीर्वाद दिया। सदा सुहागन रहिए। उनकी आज आवाज़ में मातृत्व की मिठास और एक शाही गरिमा का मिश्रण था जो न केवल घर की परंपराओं को बनाए रखता था बल्कि एक अनुशासन और अपनापन भी दर्शाता था। बहुओं के चेहरों पर हल्की मुस्कान और आंखों में श्रद्धा का भाव साफ झलक रहा था, जैसे उनकी सास का यह आशीर्वाद उनके जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो। तीनों वहीं खड़ी थी जब दिव्यंका धीमे कदमों से उनके पास आती हुई नजर आई। उनके चेहरे पर एक खास चमक थी जो मातृत्व के छठे महीने में अक्सर नजर आती है। उनका हल्का सा उभरा हुआ पेट और बेहद नाजुक सी हल्की साड़ी उसे एक अलग ही गरिमा दे रही थी। उसने पल्लू नहीं लिया था और उसका यह साधारण सा लुक भी उसकी खूबसूरती को बखूबी निखार रहा था। जैसे ही दिव्यका जी ने नज़र उस पर पड़ी, उनके भौवें सिकुड़ गई। उनकी तेज और सख्त नज़रों से दिव्यंका को पल भर में ठिठका दिया। उन्होंने अपनी भारी आवाज़ में कहा, ये दिव्यंका बिंदनी, मना कि आप गर्भवती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हवेली के तौर तरीके का उल्लंघन करें। फिर उनकी नज़र कौशल्या जी पर पड़ी और उन्होंने गुस्से से कहा, कौशल्या बिंदनी, क्या आपने अपनी इस मॉडर्न बहू को कुछ सिखाया नहीं? हवेली की परंपराओं का पालन करना हर रनावत घर की बहू की जिम्मेदारी है। दिव्यंका एक पल के लिए सन्न रह गई। उसने नज़रें झुका ली और एक धीमी आवाज़ में कहा, माफ़ करिए दादी सा, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। कौशल्या जी उन्हें भी तुरंत जवाब दिया, मासा, यह हमारी गलती है। हम दिव्यंका को इन सब बातों के लिए और अधिक समझाएंगे। देविका जी का चेहरा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उनकी आवाज़ में अभी भी वही गंभीरता थी। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन अगली बार मैं ऐसा न देखूं। ये रनावत घर की मर्यादा है और इसे बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी। दिव्यंका ने सिर झुकाकर सहमति जताई और तुरंत अपने सर पर पल्ला रख लिया। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़कर दादीसा के पैर छूने के लिए झुकने लगी, लेकिन वहाँ अभी पूरी तरह झुक भी नहीं पाई थी कि तभी दिव्यांश वहाँ आ गया। अपनी पत्नी को यूँ झुकता देखकर वह फौरन तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ा और उसे संभालते हुए रोक दिया। दिव्यांश की आवाज़ में गुस्सा से ज़्यादा चिंता झलक रही थी। उसने सख्त लहजे में कहा, ये आप क्या कर रही हैं? आपको पता है ना कि डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने साफ मना किया है कि आप इस हालत में झुकेंगी नहीं। उसकी आवाज़ में जितना नाराज़गी थी उतनी ही गहरी फिक्र भी। दिव्यंका उसकी इस प्रतिक्रिया पर चुपचाप सिर झुका कर खड़ी रही। वहीं अपनी स्थिति को लेकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसके चेहरे पर एक खामोश अपराध बोध था, मानो उसने किसी की भावनाओं को अनजाने में ठेस पहुंचा दी हो। दिव्यांश के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। उसने दिव्यंका का हाथ थामकर उसे सीधा खड़ा किया और प्यार से कहा, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें बाद में भी हो सकती है, लेकिन अभी मेरी और हमारे आने वाले बच्चे की सबसे बड़ी ज़रूरत आप है। दिव्यंका ने धीमे से सिर हिलाया और उसकी आंखों में एक हल्की सी नमी उभर आई। वहीं कौशल्या जी और मृदुला जी दोनों यह सब देख रही थी। तभी देविका जी ने अपनी सख्त नज़रों से दिव्यका पर टिकाए हुए दिव्यांश से कहा, दिव्यांश, दिव्यका इस दुनिया की पहली औरत नहीं है जो किसी बच्चों को जन्म दे रही है। हम तो इससे भी बहुत छोटे थे, वे सिर्फ 17 साल के थे जब हम माँ बनने वाले थे और हमारी इतनी देखभाल भी किसी ने नहीं की, लेकिन फिर भी हमने आपके बाबा सा और काका सा को स्वस्थ जन्म दिया था। अपनी दादी सा की बातें सुन दिव्यांश उनके बातों का जवाब देते हुए कहता है, दादी सा, वो तब का ज़माना था और इस ज़माने में
मैं अपनी पत्नी के साथ खड़ा हूँ और उसकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। यूं ही मैं उसे बिहाकर नहीं लाया हूँ। दिव्यांश दादी साहब को अनदेखा करते हुए दिव्यिका का हाथ थामे कहता है, चलिए हम आपको कमरे तक छोड़ आते हैं। इतना कहकर दिव्यांश दिव्यिका का हाथ थामे उसे लेकर वहाँ से चला गया। उसके कदमों में तेजी थी, लेकिन देविका के चेहरे पर कुछ और ही भाव थे। साफ दिखाई दे रहा था कि दादी साहब को इस तरह जवाब देने उसे अच्छा नहीं लगा। चलते चलते उसने हल्के स्वर में कहा, दिव्यांश, आपको दादी साहब से इस तरह बात नहीं करना चाहिए थी। वो बड़े हैं और उनकी बात मानना हमारा फर्ज है। दिव्यांश रुक गया और उसकी ओर पलटकर गंभीरता से बोला, दिव्यिका, सम्मान अपनी जगह है, लेकिन जब बात तुम्हारी सेहत की हो तो मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है। तुम्हारी देखभाल करना मेरा जिम्मेदारी है और मैं इसे निभाऊंगा। देविका ने उसकी बात पर चुप रहना ही बेहतर समझा। उसके चेहरे पर हल्का झिझक और चिंता के भाव थे, लेकिन साथ ही दिव्यांश की बातों में छिपा प्यार और उसकी फिक्र उसे कहीं गहराई से छू रही थी। दादी सा, जो अब तक दिव्यांश और देविका को जाते हुए अपनी सख्त निगाहों से देख रही थी, धीरे धीरे पलटती और अपनी भारी आवाज़ में अपनी बहुओं को और मुखातिब होकर बोली, यही वजह है कि हम प्रेम विवाह के खिलाफ हैं। हमें यह कतई मंजूर नहीं है कि हमारे पोते अपनी बीवियों की गुलामी करें। हमारी रानावत हवेली की परंपरा है कि यहाँ बहुओं अपनी पतियों को परमेश्वर समान मानती है। इसी सोच के साथ हम अपने बाबूसा के लिए ऐसी बिंदनी ढूंढ लाए हैं जो हमारे संस्कारों का मान रखेगी। इस वक्त उनके चेहरे पर अजीब सा घमंड झलक रहा था, मानो उन्होंने कोई अनमोल विचार प्रकट किया हो। उनकी बातों में न सिर्फ उनका दृढ़ विश्वास बल्कि एक तरह का अधिकार भी महसूस हो रहा था। कौशल्या और मृदुला चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। दोनों की आंखों में सामान्य और हल्की असहमति के भाव एक साथ झलक रहे थे, लेकिन दादी साह के सामने कुछ भी बोलने का साहस उनके भीतर नहीं था। दादी साह ने अपनी सख्त नज़रें कौशल्या जी की ओर घुमाते हुए भारी आवाज़ में पूछा, अरे हमारे बाबूसा कहाँ है? कौशल्या बिंदनी सुबह से नजर नहीं आए। दादी साह का सवाल सुनते ही कौशल्या जी ने तुरंत आदरतापूर्वक सिर झुकाए और धीमे स्वर में जवाब दिया, निर्णय घोड़े की रेस के लिए गए हैं, आपको तो पता ही है। लेकिन कौशल्या जी अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही दादी साह ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उनकी आंखों में वही शक्ति झलक रही थी जो अक्सर उनके शब्दों को और भारी बना देती थी। एक पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई और कौशल्या जी ने अपनी होंठ भींचकर खुद को शांत रखने की कोशिश की। दादी साह ने अपनी बात पूरी करते हुए एक गर्वित मुस्कान के साथ कहा, मतलब आज एक बार फिर हमारे बाबूसा जीत हासिल करने गए हैं, इसलिए हमें हमेशा ऐसे अपने बाबूसा पर गर्व था। उन्होंने हमेशा रानावत खानदान का नाम ऊंचा रखा है। उनकी आवाज़ में एक राजसी गौरव था, मानो यह शब्द सिर्फ परिवार के लिए नहीं बल्कि रानावत वंश के लिए एक प्रकार की प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गए हैं। उन्होंने फिर अपनी नज़रें कौशल्या जी पर डाली और जैसे वही वो समझ गई, उन्होंने सिर झुकाकर चुपचाप अपना स्थान ले लिया। एक विशाल की अनंत सीमा तक फैली हरियाली थी और उस पर सजे लाखों घोड़े जो तैयार थे अपनी रफ्तार सबको हैरान करने के लिए। धूल उड़ाती हुई जमीन पर हर घोड़ा अपनी ताकत को झोंकने को तैयार था, जबकि हजारों लोग इकट्ठे हो चुके थे। मैदान के चारों ओर लकीजी कारों की कातरों और अरबों का धनी वर्ग अपने निगाहों इन घोड़ों की रेस पर टिकाए खड़ा था। यहाँ अमीर से लेकर व्यापारी और राजनीति के दिग्गज तक मौजूद थे। घोड़े की नाजुक गर्दन, उनके दमदार जंघों और उनकी आंखों में समाई हुई प्रतिस्पर्धा, सब कुछ इस रोमांचक माहौल में जैसे जीवित हो उठता था। हर व्यक्ति का दिल धड़कते हुए इस रेस की तरफ देख रहा था, क्योंकि यह न केवल नाम और प्रतिष्ठा दांव पर थी बल्कि लाखों की शर्तें भी लगी हुई थी। घोड़े के मालिक अपनी दौलत की चमक से जरा भी कम नहीं थे और इस खेल में हर कदम पर एक नई कहानी थी।
थी। घोड़े के हर कदम की आवाज़, मैदान में बस रहे घुंघरू और तालियों और हवा में बिखरी हुई धूल, यह सब मिलकर इस रोमांचक दृश्य को एकदम अविस्मरणीय बना रहा था। सभी घोड़ों पर पैसे लगा रहे थे, लेकिन घोड़ों की रेस में एक घोड़े का स्थान खाली था, जिसे देख एक आदमी उपहास करते हुए कहता है, लगता है जिस घोड़े को देखने की चाह में सब यहाँ खड़े हैं, ना तो आज वो आने वाला है और ना ही उसका मालिक। कहीं दोनों मेरे डर से मैदान छोड़कर तो नहीं भाग गए। उनके उपहास भरे शब्दों और मैदान में गुजती हंसी के बीच अचानक एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। चारों ओर फैले लोग अपनी जगह रुक जाते हैं, मानो हवा में कोई अघोषित चेतावनी तैर गई हो। तभी दूर से एक तेज रफ्तार काली कार धूल के गुबार के साथ मैदान की ओर बढ़ती है। कार की तेज रफ्तार से हवा में तनाव महसूस होने लगता है। कार जोरदार झटके के साथ रुकती है और उसके दरवाजे धीरे धीरे खुलते हैं। कार से एक शख्स बाहर निकलता है, लंबा कद, चौड़ा सीना और आंखों में काले सेट्स। उसका हर कदम धरती पर अपनी हुकूमत का ऐलान कर रहा। उसकी मौजूदगी से आसपास खड़े लोगों की धड़कनें तेज हो जाती है। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि निर्णय सिंह रानावत था। उसकी सख्त बेखौफ आंखें सीधे उस आदमी पर टिकती है जिसने उसकी गैर हाजिरी का मजाक उड़ाया था। उसने अपनी ब्लैक शर्ट की कलर को सही किया और गहरी खतरनाक आवाज में बोला, निर्णय सिंह रानावत और डर, ये नाम कभी एक साथ मत लेना। और बात रही मेरे चेतक की, तो सुन लो, वो मैदान छोड़ने वाला नहीं, तुम्हें रौंदने वाला है। अचानक उसने तेज आवाज में पुकारा, चेतक। जैसे ही नाम पुकारा गया, घोड़े की टपों की गूंज मैदान में गूंजने लगी। दूर से एक विशाल घोड़ा अपने सवार की ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। चेतक की गति, उसके ताकत और उसकी चमकती आंखों में वही तेज था जो उसके मालिक की आंखों में झलकता था। चेतक के आने से मैदान में खड़े लोगों का सारा ध्यान उस शख्स और उसके घोड़े पर था। निर्णय ने घोड़े पर एक भरपूर नजर डाली, उसकी पीठ थपथपाई और अपने दुश्मनों की तरफ रुख करते हुए हल्के मुझसे मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में दोस्ती नहीं बल्कि एक स्पष्ट चुनौती थी। ये घोड़ा मैदान से भागेगा नहीं, उसने चेतावनी भरे लहजे में कहा, लेकिन तुम्हें इस मैदान में से भगाते जरूर दिखेगा। इसकी बात सुनकर पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। हर कोई जानता था निर्णय सिंह रानावत की एंट्री ने खेल को पलट दिया था। निर्णय की खतरनाक एंट्री ने मानो पूरे मैदान का माहौल बदल दिया था। जो आदमी कुछ देर पहले उसकी गैर मौजूदगी का उपहास उड़ा रहा था, अब चुपचाप अपनी जगह पर खुन्नस खाए बैठा था। उसकी आंखों में डर और खींच साफ झलक रही थी, लेकिन बोलने की हिम्मत अब किसी में नहीं थी। निर्णय ने अपने चेतक के पास जाकर उसके माथे पर हाथ फेरा। उसकी भरी और गूंजती आवाज ने पूरे मैदान को जकड़ लिया। तू चेतक है, निर्णय सिंह रानावत का चेतक। तू हार नहीं सकता, तू मैदान छोड़ने वालों में से नहीं है, यह हमेशा याद रखना। उसकी बातों पर जैसे चेतक भी अपना सहमति जताते हुए जोर से हिहियाया। उसकी गूंजती हुई आवाज ने मैदान में खड़े हर शख्स को खामोश कर दिया। चेतक की ताकत और आत्मविश्वास देख निर्णय के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान उभर आई। वह धीरे से अपने घोड़े के गले को थपथपाते हुए बोला, हमारा हर कदम रानावत खानदान की इज्जत है और ये मैदान आज फिर हमारी जीत का गवाह बनेगा। यह कहते हुए उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसके खतरनाक और अडिग इरादों की गवाही दे रही थी। निर्णय का हर शब्द और चेतक की हर हरकत मानो यह ऐलान कर रही थी कि बाजी अब पलट चुकी है। निर्णय भी अपने ठाट बाट और रौब के साथ जाकर अपनी तय जगह पर बैठ गया। उसके आसपास की सारी कुर्सियां खाली थी, मानो वहां बैठने की किसी की हिम्मत नहीं थी। ये खाली कुर्सियां केवल उसकी ताकत और दबे का संकेत नहीं थी, बल्कि ये निर्णय सिंह रानावत के उस अडिग स्वभाव की गवाही थी जिससे वह किसी को अपनी बराबरी के लायक नहीं समझता था।
सिर्फ उदयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान और यहाँ तक कि देश विदेश में भी उसका अलग ही रुतबा था। उसकी उपस्थिति मात्र से लोग अपनी जगह खामोश होकर सिर झुका लेते थे। निर्णय के चेहरे की गंभीरता और उसकी आंखों की शक्ति साफ बता रही थी कि वो आदमी सिर्फ नाम का नहीं बल्कि असल में राजा था, जिसके सामने खड़े होने की हिम्मत सबसे नहीं थी। घोड़े की रेस शुरू होने वाली थी। मैदान में सन्नाटा छा गया था। हर कोई अपनी जगह पर खड़ा था, सांसें थामे इस क्षण का इंतजार कर रहा था। वहीं निर्णय सिंह रानावत की सख्त नजरें अपने घोड़े चेतक पर जमी हुई थी। सफेद रंग का चेतक अपनी शानदार कद काठी और चमकदार रूप के कारण सभी घोड़ों के बीच अलग ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह खुद जानता हो कि यह रेस उनकी है। रेफरी ने लाल झंडा उसके हाथ में उठा हुआ ऐलान किया, तैयार हो जाइए राजस्थान के सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े की रेस के लिए। जो जीतेगा वो इस मैदान के राजा कहलाएगा, जिनका नाम इतिहास में दर्ज होगा। झंडा हवा में लहराते हैं उसी क्षण सभी घोड़े अपनी पूरी ताकत से दौड़ पड़ते हैं। मैदान में घोड़े के खुरे की गूंज, दर्शकों की उत्तेजना और हवा में उड़ती धूल सब कुछ बेहद रोमांचक था। चेतक शुरुआत में पीछे था, दर्शकों के बीच हलचल होने लगी और लेकिन निर्णय सिंह रानावत का चेहरा अब भी भावहीन था, जैसे उसे इस बात की कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तभी अचानक उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे जब उसने देखा कि चेतक ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। चेतक की चाल अब महाराणा प्रताप के ऐतिहासिक चेतक की तरह हो गई थी, जो बाकी घोड़ों के पीछे छोड़ते हुए हवा से बातें कर रहा था। निर्णय ने गर्व से अपने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, एक राजपूत का घोड़ा है, अपनी रफ्तार तो दिखाएगा ही। उसकी आवाज में इतना विश्वास और घमंड था कि पास खड़े लोग भी उसे सुनकर स्तब्ध हो गए। मैदान में अब सिर्फ चेतक की रफ्तार का शोर था और सबकी निगाहें उसी पर टिकी थी। कुछ ही देर में घोड़े की रेस खत्म होती है और हमेशा की तरह इस बार फिर चेतक विजयी रहा। मैदान में तालियों की गूंज सुनाई दी, लेकिन यह जीत हर किसी को रास नहीं आई। कई लोग के चेहरे पर जलन साफ झलक रही थी, लेकिन निर्णय सिंह रानावत के सामने कोई कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। रेफरी ने निर्णय का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ पुकारा। हम आमंत्रित करते हैं राजस्थान के अजय योद्धा निर्णय सिंह रानावत को इस जीत की ट्रॉफी स्वीकारने के लिए। निर्णय अपने लंबी गाविली चाल से मंच की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में वही अभिमान और ठहराव था जो उसे दूसरों से अलग बनाता था। मंच पर पहुंचते ही वह ट्रॉफी की ओर देखता भी नहीं, बल्कि अपने दाएं हाथ को पीछे बांधे और अपने ब्लैक ब्लेजर को ठीक करते हुए अपनी भारी आवाज़ में बोलता है, ये ट्रॉफी मेरी किसी काम की नहीं है, क्योंकि राजा मैं हमेशा से हूँ और यह जीत निर्णय सिंह रानावत ने अपनी किस्मत में सुनहरे अक्षरों में लिखवा रखी है। इसलिए आप इसे मिस्टर दुष्यंत कुकरेजा को दे दीजिए। ये ट्रॉफी मेरी तरफ से उनके लिए खैरात है। यह कहते ही निर्णय ने दुष्यंत की ओर ऐसी नजरें देखा मानो उसे उसकी औकात याद दिला दी हो। उसकी बातों सुनते ही दुष्यंत का चेहरा क्रोध और अपमान से लाल हो गया। वह वहां खड़ा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निर्णय की खतरनाक मौजूदगी और उसके शब्दों ने मानो उसे मुक्त कर दिया हो। उसकी हालत ऐसी थी मानो निर्णय ने बिना हाथ लगाए उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। निर्णय ने अपनी आदत के अनुसार एक बार फिर दिखा दिया था कि वह केवल जीतता है, बल्कि जीतने के अपने तरीके से दूसरों को उन्हीं के जगह भी दिखाता है। निर्णय के बॉडीगार्ड चेतक को संभालते हुए वहां से ले जाते हैं और वहीं अपने अनोखे अंदाज में मैदान से निकलने के लिए कदम बढ़ाता है। उसकी आंखों पर ब्लैक सेट्स चढ़े हुए थे और चाल में ऐसा रौब था कि हर किसी की नज़रें अनायास ही उसकी ओर टिक जाती थी। निर्णय अपनी कार की तरफ बढ़ता है, जहां उसका ड्राइवर पहले से ही गाड़ी के पिछले दरवाजे को सम्मानतापूर्वक खोल कर रखा था। बिना किसी हड़बड़ी के निर्णय रौबदार अंदाज में गाड़ी के अंदर बैठता है। जैसे ही वह सीट पर टिकता है, उसके आगे की सीट पर बैठा उसका असिस्टेंट तुरंत बात शुरू कर देता है। सर, आपको ASA
चीफ गेस्ट एक डांस शो में आमंत्रित गया है। वहाँ के ऑनर आपकी उपस्थिति के लिए सुबह से कॉल कर रहे हैं। निर्णय जो अपने टेबलेट पर कुछ देख रहा था बिना सिर उठाए अपनी गहरी और ठहरी हुई आवाज़ में जवाब देता है, चलो उनकी इंतज़ार का फल दे देते हैं। उसके इतना कहते ही ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट करता है और यह काली चमचमाती कार सड़क पर हवा से बातें करने की मौजूदगी का ऐसा असर था कि मैदान में अब भी उनकी चर्चा हो रही थी, लेकिन वह अपनी दुनिया में मस्त नए मंजिल की ओर बढ़ चुका था। मेर राजस्थान एक भव्य महल जो अपनी विशालता और भव्यता में किसी शाही राजमहल से कम नहीं था। उसके सामने फैला हुआ बड़ा सा बगीचा जिसमें हर कोने पर रंग बिरंगे फूल अपनी खुशबू और खूबसूरती बिखेर रहे थे। बगीचे के बीचों बीच एक बड़ा सा फाउंटेन था जिसमें लगातार पानी की धार बह रही थी। उस फाउंटेन के आसपास 3-4 छोटे छोटे खरगोश मस्ती में इधर उधर दौड़ रहे थे। उन्हीं खरगोश के बीच एक लड़की की खिलखिलाती हंसी पूरी बगीचे को अपनी मधुरता से भर रही थी। उसने सफ़ेद रंग का लहंगा चोली पहन रखा था जिसकी महीन कढ़ाई उसके शालीनता में 4 चांद लगा रही थी। उसके लंबे घने बाल हवा में लहराते हुए उसकी कमर तक गिर रहे थे। गोरा बदन जिस पर सफ़ेद परिधान की चमक और निखार स्पष्ट दिख रहा था। कमर पर सजी कमरबंद की सुनहरी चमक, उस हाथों में खनखती चूड़ियाँ, कानों में झूलते झुमके और पैरों में बाजती पायल उसके हर अदा को और भी आकर्षक बना रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आँखें जिनकी पलकों पर मानो धरती का सारा सौंदर्य ठहर गया था। वह बगीचे में मासूम खरगोशों के पीछे दौड़ती हुई हंस रही थी। उसकी पायल की खनक, फूलों की सुगंध और उस हंसी की मिठास उन्हें उस पूरा वातावरण को जादुई बना दिया था। ऐसा लग रहा था मानो वह लड़की किसी और दुनिया की परी हो जिसने धरती पर अपनी मासूमियत और सौंदर्य का जादू बिखेर दिया हो। वह अभी भी उन खरगोशों के पीछे भागते हुए खिलखिला रही थी। उसकी हंसी की मिठास जैसे पूरे बगीचे को महका रही थी। तभी बगीचे के एक कोने से रुक्मणी जी की मधुर लेकिन हल्की सख्त आवाज़ गूंजती है, तरु लाडो यहाँ क्या कर रही हो? रुक्मणी जी की आवाज़ सुनकर तरुणी चौंकी और तुरंत पलटी। उसके गोद में एक छोटा सा सफ़ेद खरगोश सुरक्षित सिमटा हुआ था। जैसे ही उसने पलटकर देखा, उसका मासूम चेहरा सूरज की बल्कि किरणों की तरह दमक उठा। उसका बेदाग चेहरा, गुलाबी होठ और बड़ी बड़ी भोली आंखें मानो किसी बच्चों की मासूमियत की कहानी कह रही थी। उसके चेहरे की वो मासूमियत उसकी हर छोटी बड़ी हरकत से छलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मुस्कान और मासूमियत में इतनी ताकत हो कि वह पत्थर दिल इंसान को भी मोम कर दे। रुक्मणी जी की आंखों में हल्की सी मुस्कान तैर गई, लेकिन वह अपनी शक्ति बनाए रखते हुए बोली, चलो अब अंदर चलो। कितनी बार कहा है इन खरगोशों के पीछे भागते हुए खुद को गंदा मत करो। तरुणी ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और खरगोश को प्यार से ज़मीन पर छोड़ते हुए अपनी जगह संभल कर खड़ी हो गई। उसके हर हाव भाव में उसकी मासूमियत और निश्चलता बिखरी हुई थी जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। तरुणी जल्दी से रुक्मणी जी के पास आई और अपनी गोद में मौजूद उस छोटे से खरगोश को उसके सामने करते हुए चहककर बोली, ओफो मासा, एक बार इन छोटे से प्यारे से खरगोश को तो देखिए, कितनी नाजुक और प्यारा है। आपको इनसे प्यार हो जाएगा। उसकी मीठी आवाज़ और भोलेपन से भरी बड़ी बड़ी आँखों को देखकर रुक्मणी जी का चेहरा भी खिल उठा। तरुणी अपनी घनी पलकों को मासूमियत से झपकाते हुए अपनी मासा को देखती रहती मानो उन्हें मनाने का जादू चला रही हो। रुक्मणी जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसके गालों को प्यार से थपथपाया और नर्म लहजे में बोली, अच्छा ठीक है, खेल लीजिए इन खरगोशों के साथ, लेकिन ध्यान रहे इसके बाद सीधा पढ़ाई करनी है। 12वीं की परीक्षा सिर पर है और अगर अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी लाडो। तरुणी ने झट से सिर हिलाकर सहमति जताई और बड़े चाव से कहा, हाँ मासा,
हम अच्छे से मेहनत करेंगे और 12वीं में अच्छे मार्क्स भी लाएंगे। रुक्मणी जी उसके भोलेपन पर मुस्कुराते हुए पलटी और हवेली की ओर कदम बढ़ा दिए। उसके जाते ही तरुणी फिर से अपने नन्हे खरगोश को गोद में उठाए गोल गोल घूमने लगी। उसके होठों पर एक निश्चल मुस्कान थी और उसकी हंसी की गूंज पूरे बगीचे को एक नए ताजगी से भर वह हर पल में जीने वाली मासूम तरुणी रावत मानो खुद ही उस बगीचे की सबसे सुंदर फूल हो। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और